हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 9 फरवरी 2021। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एंड आइडिया पेज से। फर्स्ट आर्टिकल, द फॉर्म एंड ऑफ रिफॉर्म। अभी जो कल राज्यसभा में हमारे प्राइम मिनिस्टर का जो स्पीच हुआ है तो उसमें उन्होंने कहा है कि हम फार्म लॉज को बिल्कुल भी रिपील करने के मूड में नहीं हैं। साथ में ये भी कहा है कि जिस तरीके से ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री जी ने किस तरीके से मतलब जो भी प्रोटेस्ट हुए थे ये कहा गया था कि अमेरिकन इश्यूज़ को, अमेरिकन मुद्दों को लेकर के आया जा रहा है या फिर अमेरिकन एजेंट तक बोल दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री जी को। बट वो उस बात पर बिल्कुल अड़े रहे और आज देखो कि ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या रिजल्ट निकल के आया है कि आज हम जो फूड डेफिसिट कंट्री हुआ करता था आज फूड सरप्लस कंट्रीज में कंसीडर किया जाता है। एक्सपोर्ट करते हैं हम आज एग्री प्रोडक्ट्स को। ठीक है, तो वैसे तो आर्टिकल में देखो स्पीच को एनालाइज किया जा रहा है, बट एक चीज़ यहाँ पे जो मेन है वो ये है कि स्ट्रॉन्ग केस तो अपनी तरफ से रख दिया फार्म रिफॉर्म्स को लेकर के, बट ज़रूरत यहाँ पर ये है कि जो वहाँ पर किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक अगर प्रोसेसेस की बात की जाए जिनके बारे में हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने बात भी की है राज्यसभा में कल के अपने स्पीच में, बट उसमें कहीं ना कहीं सब्सटेंस की कमी है। रीज़न बीइंग क्योंकि जब ये फार्म लॉज लाए गए थे, फार्म बिल इंट्रोड्यूस किए गए थे पार्लियामेंट में, उस टाइम पे ऑपोजिशन और फार्म लीडर्स से कोई डिस्कशन नहीं किया गया था। बस वो ही एक कमी है, उसको यहाँ पर एडिटर बोल रहे हैं कि ठीक करने की ज़रूरत है। वैसे आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा दूसरा आर्टिकल है टाइम टू स्पेंड, कि जिस तरीके से बजट आया है अभी इसमें फिस्कल कंसोलिडेशन की बात की गई है, बट यहाँ पर एक्सपेंडिचर को कंप्रेस करते हुए देखने को मिल रहा है। ठीक है, कंसोलिडेशन तो ज़रूरी है क्योंकि टाइम के साथ में ज़्यादा कुछ आप कर्जा हो जाता है तो किसी के ऊपर भी तो बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, फिर वो बैंकक्रप्ट भी साबित हो जाता है जैसे पाकिस्तान। ठीक है, तो और दूसरा बजट अगर एक्सपेंडिचर को कंप्रेस करेंगे तो जो स्टिमुलस की रिक्वायरमेंट है वो नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर ईशान बख्शी इस चीज़ को एक कॉस्टली मिसकैलकुलेशन बता रहे हैं। अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से बताएंगे कि कैसे अभी जो खर्चा है जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से एक्सपेंडिचर देना चाह रही है वो केवल सिंगल टाइम नहीं होना चाहिए, वो आने वाले 2 से 3 सालों तक बैक टू बैक कंटिन्यू रहने की ज़रूरत है। देखेंगे, ब्रेक कर रहे हैं, डिकोड कर रहे हैं पूरे बजट को, जानेंगे अच्छे से। आगे देखते हैं आगे क्या है हमारे लिए। देखो इसके नीचे फिर ये सबरीमाला स्लिप, केरला में अप्रैल में इलेक्शन होने वाले हैं तो कांग्रेस ने अपनी तरफ से सबरीमाला के लिए जो कानून है उसको रिवर्ट करने की अपनी तरफ से जो अपना एजेंडा है वो डिक्लेयर किया है कि जो हमारा कैंपेन रहेगा इलेक्शन का वो इसी पर बेसिस रहेगा कि जो रिचुअल्स हैं, रिलीजियस कस्टम्स हैं, उनको हम रीस्टोर कर देंगे, जहां पर वुमेन की एंट्री को बार करना है, रोकना है। तो यहाँ पर एडिटर कांग्रेस को थोड़ा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो शाहबानो केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर बोल दिया था ट्रिपल तलाक को बिल्कुल ख़त्म करने के लिए, और फिर उसको रिवर्ट किया था और कानून बना दिया था कि बोला ट्रिपल तलाक इज़ वैलिड। तो उसकी वजह से कांग्रेस की जो एक सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी होती है वो कंजर्वेटिव बनती चली जाती है। तो यही कहीं ना कहीं चीज़ अभी भी वोट बैंक को चलते ये देखने को मिल रही है, जो कि कहीं ना कहीं आज जिस माहौल में कांग्रेस सरवाइव कर रही है या फिर कह सकते हो जो स्ट्रगल का सामना कर रही है वहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये आर्टिकल भी डिस्कस नहीं करेंगे, काम की जो चीज़ थी वो हमने देख ली। इसमें एक एक्ट का नाम है वो आपके सामने है यहाँ पे, द सबरीमाला अयप्पा डिवोटीज प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस रिचुअल कस्टम्स एंड यूसेज एक्ट 2021। ठीक है, ये वाला तो हिंदू वोट को वहाँ से कलेक्ट करने के लिए ये आप कह सकते हो कि कांग्रेस अपनी तरफ से कोशिश कर रही है। ये आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। ये वाला आर्टिकल है द पेंडेमिक गैग, कि किस तरीके से गवर्नमेंट्स ने जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19 क्लॉज 1 के अंडर में दिया हुआ है उसको कर्व करने की कोशिश की थी। साथ में अभी जो वैक्सीन ड्राइव चल रही है उसमें जो ट्रांसपेरेंसी की कमी है उसको लेकर के जब भी कोई जर्नलिस्ट या मीडिया ने कोई क्वेश्चन उठाए हैं तो उन पे भी क्रैकडाउन हुआ है। तो देखेंगे इस आर्टिकल को क्या बताना चाह रहे हैं तीनों राइटर्स। आगे चलते हैं। आगे आपके सामने दोनों आर्टिकल्स हैं, एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटरनल डिवाइड, सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल। इसमें देखेंगे कि किस तरीके से फॉरेन कंट्रीज में जो एजेंडाज हैं वो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरनल डिवाइड से एसोसिएटेड रहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पर भी देखने को मिलेगी। यहाँ पर थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है और यहाँ पर थोड़ा सा एंगल डिफरेंट है।
पॉइंट यहाँ पर मेन क्या है कि भाई इंटरनल इश्यूज को हमें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। इंटरनल इश्यूज अगर हमारे सॉर्टेड हैं तो एक्सटर्नली किसी की हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर कोई सवाल उठा सके। तो दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे, अच्छा आर्टिकल है, एक लिखा हुआ है सी राजा मोहन के द्वारा, दूसरा संजय बारूजी के द्वारा। और ये फिर से बात आ गई है फार्म लॉज से लेकर के, बिल्कुल भी काम का आर्टिकल नहीं है, देखना चाहो देख सकते हो, मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करूंगा। अब देखते हैं एक एक आर्टिकल को डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है टाइम टू स्पेंड। देखो ये आर्टिकल लिखा है ईशान बख्शी जी ने। ये देखो कि ये कोई ऑर्डिनरी ईयर नहीं था, इसमें कितना तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। ये एक तरीके का ऐसा क्राइसिस था जो कि सेंचुरी में एक बार आता है, और यूनियन बजट से एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ डिफरेंट स्टांसेस लाए जाएंगे, मैग्नीट्यूड में भी कुछ ज़्यादा दिखेगा। बट चैलेंजेस जितना कुछ भी थे फाइनेंस मिनिस्टर के सामने, उन्होंने अपनी तरफ से एक टारगेट तो ये तो कर लिया कि यहाँ पब्लिक स्पेंडिंग को हमें कहीं ना कहीं एनहेंस करने की ज़रूरत है, बट टैक्सेस को राइज किए बिना करने का एक काम बहुत ज़रूरी था। बट उन्होंने अडॉप्ट क्या किया है, फिस्कल कंसोलिडेशन। कहने का मतलब खर्चा कम करने के ऊपर उन्होंने ज़्यादा विश्वास किया है। तो ये देखो, ये कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशन हमारी ये है कि हमारी इकोनॉमी जल्दी से जल्दी रिकवर करे 2021-22 में। तो वहाँ पर एक चिंता का कारण भी तो है ना कि हमारे ऊपर कर्जा ऑलरेडी बहुत, सरकार पर कर्जा बहुत ज़्यादा है, डेट लेवल बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से तो देखो परसुएड करने की कोशिश की है कि कैसे भी करके एग्रेसिव स्पेंडिंग ना करे। वो केवल अभी फिलहाल किस पे जा रही हैं, कंसोलिडेशन ऑफ द फिस्कल, जो अपना डेफिसिट है उसको प्रॉपरली मैनेज किया जाए, जिसमें या तो रेवेन्यू कलेक्शन बढ़े या फिर एक्सपेंडिचर को कम किया जाए। अब टैक्स कलेक्शन को तो देखो गवर्नमेंट ने बढ़ाया नहीं है, तो फिलहाल एक ऑप्शन बच जाता है कंसोलिडेशन के लिए, क्या, एक्सपेंडिचर को कम करना। बट यहाँ पर राइटर इसको एक कॉस्टली मिसकैलकुलेशन बोल रहे हैं। बोले लॉन्ग टर्म में अगर हमें टारगेट जो अचीव करने हैं वो अगर उनके लिए काम करना है तो हमें रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को भी हैंड इन हैंड लेना पड़ेगा, साथ में लेके चलना पड़ेगा। 15 फाइनेंस कमीशन ने जो रिकमेंडेशन दी है, जो रोड मैप अपनी तरफ से दिया है वो, या फिर जो टारगेट है कि हाँ नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2021-22 में 13.5% रह सकती है और 2022-23 में 9.5% रह जाएगी। तो ये अगर नॉमिनल का डेटा है तो रियल जीडीपी तो आपकी 5% ही रह जाएगी। और रही सही में अभी तो आपका बेस ईयर इफेक्ट थोड़ा सा वीक है। बेस ईयर जो है वो थोड़ा सा वीक होने की वजह से थोड़ा बहुत भी अगर इस साल में इंप्रूवमेंट आता है तो आपको लगेगा कि पता नहीं बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हमारी इकोनॉमी में हुआ है। बट जैसे ही ये वाला बेस ईयर 2000, अभी तो क्या है बेस ईयर, आप प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर रहे हो 2020-21 से, अब 2022-23 के बजट में आपका बेस ईयर 2021-22 हो जाएगा, तो उस टाइम पर आपको प्रॉब्लम आएगी कि वाकई में हमारी इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन कर रही है, या फिर जो हमने टारगेट किया है कि वाकई में जो राइज है इकोनॉमी का वो और ज़्यादा होना चाहिए था, उससे हमें कम डेटा मिलेगा। देखो पेंडेमिक से पहले ही हमारी इकोनॉमी 4% की ग्रोथ रेट रजिस्टर कर रही थी, जो कि वाकई में कंसर्निंग था, और पेंडेमिक ने तो देखो और ज़्यादा उसको फ्यूल भर दिया है हमारी इकोनॉमी को डिसलरेट करने में, रोकने में। ठीक है, तो अगर हम 7 या 8% का अगर टारगेट लेकर के चलते हैं कैसे भी करके, तो गवर्नमेंट को अपनी स्पेंडिंग्स पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये नहीं कि अभी स्पेंडिंग करे, थोड़ा और बढ़ाने की ज़रूरत है। देखो फिस्कल स्टांस जो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से दिया है ना, ये क्रिटिकल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब जनरल गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर सेंटर और स्टेट दोनों को मिला करके। तो अभी गवर्नमेंट इमीडिएट पर ध्यान दे रही है, मीडियम टर्म पे ध्यान नहीं दे रही है। बट राइटर यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमें ग्रोथ प्रोस्पेक्ट को कंटिन्यू बनाए रखना है तो मीडियम टर्म को भी हमें लगातार गवर्नमेंट को अपनी तरफ से खर्चे को तो इंक्रीज करना ही पड़ेगा। ठीक है, और बजट में और साथ में फाइनेंस कमीशन की जो रिपोर्ट है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले जो पाथ हैं जिन पे गवर्नमेंट चलने वाली है उनको क्लियर भी किया है, बट वो इनसफिशिएंट बता रहे हैं राइटर यहाँ पे। दीज आर नॉट क्वाइट। सेंटर का टोटल एक्सपेंडिचर 2020-21 का कितना, जितना टारगेट किया गया था उससे 4.08 लाख करोड़ ज़्यादा। ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं किस पे ज़्यादा फोकस था, बोले सब्सिडीज ज़्यादा दी गई थी। अब सब्सिडीज चाहे वो किसी भी तरीके से हो, ठीक है, और दूसरा नरेगा जैसी स्कीम में ज़्यादा एक्सपेंडिचर रहा। रीज़न बीइंग क्योंकि जो रिवर्स माइग्रेशन हुआ था कोरोना की वजह से, जो लोग अपने घरों पे वापस चले गए थे उनको जॉब देना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसके अलावा मीडियम टर्म फिस्कल स्टेटमेंट की अगर बात करें तो रिवाइज मैनर में अगर देखें ना तो फूड सब्सिडी ही बहुत कुछ ले जाएगी। लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए तो
एफसीआई के ऊपर जो लोन है ना उसको चुकाने में गवर्नमेंट काम में लेगी, और 62,000 करोड़ रुपए जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है जिसका ड्यू पड़ा है वो पूरा करने में। तो लगभग 2.1 लाख करोड़ रुपए तो आप केवल आपके ऊपर जो कर्जा है ना या फिर ड्यूज हैं मार्केट के वो पूरा कर रहे हो। तो यहाँ पर एक चीज़ तो वेलकम करने वाली है कि हाँ चलो ठीक है कि गवर्नमेंट अपनी तरफ से ट्रांसपेरेंसी लेकर के आ रही है कि हाँ एफसीआई का जो बजट है अकाउंट है वो, और फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो अकाउंट है उसको अब बजट में शो किया जाएगा, गवर्नमेंट अपने अकाउंट में शो करेगी। बट डिमांड साइड अगर स्टिमुलस हमें देना है ना तो उसके लिए और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 2.1 लाख करोड़ रुपए जिनको गवर्नमेंट ने अपने बजट में एंटर किया है वो तो खर्चा ऑलरेडी हो चुका है। अभी तो गवर्नमेंट अपना ड्यू ही तो पूरा कर रही है, अपना उधार ही पूरा कर रही है, इसके लिए काम करने की ज़रूरत है। और अगर 2 लाख करोड़ हमारी जीडीपी का लगभग 1% है, ठीक है, तो इस पेमेंट से हमारे इतना ज़्यादा बूस्ट नहीं मिलने वाला है अगर हम इकोनॉमी को अच्छे से रिकवर करना चाहते हैं। तो देखो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो अगर हम देखें तो 2020-21 में कितना रहा है 16.6%। अगले साल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है लग नहीं रहा है कि नॉमिनल ग्रोथ जो हम टारगेट कर रहे हैं उसके हिसाब से हम काम कर पाएंगे। इवन आने वाले टाइम में 2021-22 में जो एक्सपेंडिचर टू जीडीपी रेशियो जो है वो 15.6% तक ही रहने का स्कोप दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से गवर्नमेंट अपनी कैलकुलेशन लगा के चल रही है। एफसीआई की और जो हमने फर्टिलाइजर की बात की वो ऑलरेडी खर्चा हो चुका है। तो ज़रूरत क्या है, गवर्नमेंट अपनी तरफ से तो यहाँ पे मना कर रही है कि हम एग्रेसिव फिस्कल कंसोलिडेशन गवर्नमेंट अपनी तरफ से करने की कोशिश कर रही है कि कैसे भी करके एक्सपेंडिचर को कंप्रेस किया जाए। बट यहाँ पर राइटर बोल रहे हैं कि एग्रेसिव स्पेंडिंग की ज़रूरत है हमारी इकोनॉमी को इस टाइम पे। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो आशा कर रही है कि एक्सपेंडिचर को थोड़ा सा स्विच कर लिया जाए और कैपिटल स्पेंडिंग पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए, वो देखो लॉन्ग टर्म हमने पिछले आर्टिकल्स भी देखे थे 2-3 कि जहाँ पर अगर कैपिटल में खर्चा किया जाता है तो शॉर्ट टर्म में तो देखो वो जॉब देती है और लॉन्ग टर्म में मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है। तो इससे क्या होता है कि जो इकोनॉमी है उसको एक सॉलिड बेस मिलता है। बट नरेगा जैसी स्कीम जो होती है ना वहाँ पर गरीबों को रोजगार मिलता है। आज कोरोना की वजह से या लॉकडाउन की वजह से कितनी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, और नरेगा जैसी स्कीम अगर लगातार चलती रहती है और उसकी फंडिंग अगर प्रॉपर मेंटेन रहती है ना तो उस केस में क्या होता है कि रूरल इकोनॉमी कहीं ना कहीं डिमांड अपने आप ही क्रिएट करती है, और जब रूरल इकोनॉमी डिमांड करती है तो इंडिया ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्गर वे में अपने आप प्रोग्रेस करना शुरू कर देता है। देखो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो एग्रेसिव टाइटनिंग कर रही है मीडियम टर्म में वो अपनी तरफ से कर सकती है, सक्सीड भी हो जाए उस चीज़ में। क्योंकि देखो एक चीज़ हम जानते हैं कि एफआरबीएम एक्ट के अंडर हमें हमारी गवर्नमेंट को टारगेट क्या दिया गया था कि फिस्कल डेफिसिट को टारगेट लेके चलना है 3%, ठीक है, जो कि केवल एक बार अचीव हुई थी 2007-8 में, और उसके बाद में आज आप देखोगे हमारी इकोनॉमी बिल्कुल भी फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट ऑफ व्यू से इस लिमिट से तो बिल्कुल बाहर है। इवन 2025-26 का क्या टारगेट किया गया है, लगभग 4.5% तक का, जो कि 3% हुआ करता था। बस ये बात तो चलो ठीक है फिर भी कि हाँ गवर्नमेंट अपनी तरफ से रेडी है कि हमें खर्चे तो करने पड़ेंगे, खर्चों के बिना कोई ऑप्शन बचता नहीं है। और आने वाले एक साल नहीं 2024, 25, 26 तक आप देख सकते हो आने वाले 5 सालों तक लगातार खर्चा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक तो ये बोलना चाह रहे हैं राइटर कि देखो रेवेन्यू स्पेंडिंग आप इंक्रीज करो। दूसरा, कंसोलिडेशन के चक्कर में आप अगर फिस्कल स्टिमुलस को डिले कर देते हो तो उसका और ज़्यादा रेपरकशन आपको देखने को मिलेगा। देखो अभी तक अगर हम देखें ये जो ओवरऑल जो डेफिसिट है उसको लगभग जीडीपी का 2.8% तक लाने का मतलब एक तरीके से टारगेट किया जा सकता है 2023-24 में, और 2020-21 में कितना किया गया 4.2%, ठीक है। तो ये जो कंसोलिडेशन अगर हम कर रहे हैं जिस तरीके से ये रिमूवल किया जा रहा है तो जनरल गवर्नमेंट जो मेन फोकस कर रही है किस पे, कैपिटल स्पेंडिंग पे, और कंसोलिडेशन आप कर रहे हो इसका मतलब कमी किस में आ रही है, बोले रेवेन्यू स्पेंडिंग में। तो ये एक चीज़ कहीं ना कहीं कंसर्निंग है, क्योंकि नरेगा जैसी स्कीम किस पे चल रही है, रेवेन्यू स्पेंडिंग पे ही। एफसीआई जैसे जो बजट में जो काम हो रहा है, एफसीआई या फर्टिलाइजर सब्सिडी का जो पेमेंट होगा वो क्या है, रेवेन्यू स्पेंडिंग में ही। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर गवर्नमेंट बढ़ा रही है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसका अभी शॉर्ट टर्म में तो एक बार हो जाएगा कि हाँ जल्दी से पैसा खर्च कर रही है, बट मीडियम टर्म में थोड़ा सा मल्टीप्लायर इफेक्ट का इंतजार ही करना पड़ेगा। रही सही में स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात करें तो उनके पास में रेवेन्यू सरप्लस तो हो जाएगा 2025-26 आते आते 2.4%, बट फिस्कल डेफिसिट, अब देखो रेवेन्यू सरप्लस, रेवेन्यू
और कैपिटल, इनका दोनों का इनकम और आउटगोइंग दोनों का एवरेज जो होता है वो फिस्कल डेफिसिट या फिस्कल सरप्लस हो जाता है। तो रेवेन्यू तो सरप्लस रहेगा स्टेट्स के पास में, बट कैपिटल का ओवरऑल जो फिस्कल है उसमें डेफिसिट रहेगा। तो इससे क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादातर स्टेट्स को करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से ये जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल करके 4.5% तक लाना चाह रहा है 2025-26 में, तो उसके लिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अपने आप को केवल और केवल रेवेन्यू को फाइनेंस करने की कोशिश करेगी। मतलब स्टेट गवर्नमेंट पे ही ये सारा का सारा ढो दिया, यहाँ पे ये बोलना चाह रहे हैं राइटर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट को करना चाहिए वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वीकर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फिस्कल कंसोलिडेशन, जिसमें कि खर्चा, वही बात अभी क्या चल रहा है, फिस्कल डेफिसिट किस लिए, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अब खर्चे को थोड़ा कम करना, आमदनी को बढ़ाना है, तो उसको बोल देंगे फिस्कल कंसोलिडेशन, ठीक है। तो इसके लिए फाइनेंस कमीशन ने जो रोड मैप दिया अपनी तरफ से, और साथ में यूनियन बजट में जो एनविसाज किया हुआ है, इसमें ये कि जीडीपी का ओवरऑल अगर हम देखें तो लगभग 13.7% अभी डेफिसिट चल रहा है अगर गवर्नमेंट पे कर्जे की अगर बात करें, ठीक है, घाटा जो चल रहा है वो 2020-21 के टाइम पे। अब 2021-22 में घट करके कितना हो जाएगा, 10.1%। तो और 7.3% तक लेके आ जाएंगे, चलो ठीक है, मतलब गवर्नमेंट के भी जो कर्जा है ना, घाटा है, उसकी बात हो रही है ये। और एग्रेसिव कंसोलिडेशन अगर करते हैं लगातार इसी चीज़ पे, तो देखो इस तरीके से तो फिर और ज़्यादा मतलब डिक्लाइन होता चला जाएगा एक्सपेंडिचर में। तो राइटर बस वही चीज़ बोल रहे हैं, हमें इकोनॉमिक रिकवरी अगर वाकई में चाहिए है एक अनइवन नेचर में, कि हाँ एक स्ट्रॉन्गर वे में हम रिकवर करें, तो देखो इन रिसोर्सेज को अलोकेट करने की ज़रूरत है। हमें एक कंडीशन इस तरीके की बनानी जो कि एमेलियोरेट कर सके, अपलिफ्ट कर सके बॉटम, जो हमारी सोसाइटी में बॉटम लाइन में रहने वाले जो लोग हैं, जो कि बिल्कुल ही इनकम लेवल में बहुत वीकर सेक्शन है, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो हमें ज़रूरत क्या है, एग्रेसिव कंसोलिडेशन की बजाय हमें ज़रूरत क्या है, एग्रेसिव स्पेंडिंग की। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है द पेंडेमिक गैग। आर्टिकल लिखा हुआ है अमय बोकिल, सुरजना बेज और निकिता सोनावा ने। देखो इनका ये कहना है कि कोविड वैक्सीन एडमिनिस्टर कर दिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, सेफ्टी और एफिकेसी कंसर्न्स अभी तक भी लगातार बने हुए हैं। साथ में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अपनी तरफ से एक लेटर भी 19 जनवरी को डिक्लेयर किया। स्टेट गवर्नमेंट को ये कहा कि अगर कोई भी वैक्सीन के खिलाफ कोई गलत न्यूज़ फैला रहा है तो आप उनको क्रिमिनल, मतलब उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शंस उठा सकते हो उनके अगेंस्ट में। तो आप ये देखो कि जो आर्टिकल में हमारे 19(1) में कॉन्स्टिट्यूशन के दिया हुआ है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अगर उसके बेसिस पे कोई ट्रांसपेरेंसी की डिमांड करता है, कोई अगर गड़बड़ियां हो रही हैं उसको अगर राइज करता है, तो वहाँ पर अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और इंडियन पीनल कोड 1860 के अंडर में अगर उनके अगेंस्ट में कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देते हो, तो ये चीज़ तो गलत है ना। और नाम क्या दिया जाएगा उनको, बोला फेक न्यूज़। तो राइटर्स यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में स्पीच फ्री स्पीच की जो फ्रीडम हमें दी हुई है, गारंटी दिया हुआ है, उसको अगर रोकना भी है तो उसके लिए बहुत सारे रीजनेबल ग्राउंड्स है जो कि आर्टिकल 19(2) में दिए हुए हैं। अगर यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटर पास किया गया है उसमें अनफाउंडेड, मिसलीडिंग, डाउट्स, इस तरीके के वर्ड्स हैं, आप पुलिस को डायरेक्ट कर रहे हो कि आप एक्शन ले लो अगर इस तरीके की न्यूज़ आपको मिलती है जो कि अनफाउंडेड है, मिसलीडिंग है या डाउटफुल है। तो पुलिस के लिए तो इस तरीके की वेग वर्ड्स जो है ना, या एम्बिग्यूअस वर्ड्स हैं, वो कहीं ना कहीं अपनी दादागिरी चलाने के लिए हेल्प कर देते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर मेन कंसर्न राइज करना चाह रहे हैं ये कोई। और दूसरा, ये कोई पहली बार नहीं है कि इस तरीके से स्टेट का मतलब यहाँ पे हो रही है गवर्नमेंट की बात, गवर्नमेंट इस तरीके से अपने कदम उठा रही है जिससे कि जो फ्री स्पीच है उसमें चिलिंग लाई जाए, मतलब फ्री स्पीच का जो राइट है उसको रोका जाए। देखो लॉकडाउन जब इम्पोज किया गया था ना, बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी एग्जैक्टली यही किया था। जब एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंडर में और डीएमए एक्ट ऑफ 2005 उसके अंडर में जो फेक न्यूज़ कोई फैला रहा था, कोई अनसर्टेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन कोई फैला रहा था, तो उसकी वजह से बहुत सारे जर्नलिस्ट को इनको पकड़ा गया था। मध्य प्रदेश का एग्जांपल बता रहे हैं यहाँ पे कि कोविड-19 से रिलेटेड जो स्प्रेडिंग र्यूमर्स थी, जो भी अफवाहें थी, तो उन पर आप देखोगे लगातार एफआईआर पे एफआईआर रजिस्टर की जा रही थी। और एक तो हद तब पार हो गई थी कि एक व्हाट्सएप मैसेज सर्कुलेट हो रहा था कि जो तबलीगी जमात है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा अटैक हो रहा था उस टाइम पे, क्योंकि तबलीगी जमात का समिट हुआ था यहाँ पे,
दिल्ली में। तो उसके बाद में यहाँ से इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस के बाद में जो लोग घूमे पूरे देश में, तो सबका ये मानना हो गया था कि इन्हीं की वजह से कोरोना वायरस फैल गया। तो इस मैसेज को लेकर भी एफआईआर तक रजिस्टर कर ली गई थी। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं कंसर्निंग बता रहे हैं कि वाकई में हमारा जो डेमोक्रेटिक एथोस है, जहाँ पर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं सबसाइड होता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर आगे राइटर बताना चाह रहे हैं कि रिपोर्ट जो कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप की है, जिन्होंने 55 इंस्टांसेस को ग्रुप किया है कि कितने जर्नलिस्ट, 55 जर्नलिस्ट के खिलाफ में टारगेटेड वे में उनको कैप्चर किया गया है। फिर उनकी जो फ्रीडम, देखो हमारे वैसे तो जर्नलिज्म के लिए अलग से कुछ है नहीं कोई आर्टिकल, बट आर्टिकल 19 के अंडर में ही कहीं ना कहीं मीडिया की फ्रीडम एनविसाज्ड है, वहीं पे कहीं ना कहीं सेव्ड है। दूसरा, जब ये रिपोर्ट कर रहे थे जर्नलिस्ट कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हो रहा है, पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है, करप्शन कितना ज़्यादा हो रहा है, स्टेट का सपोर्ट कितना कम मिल रहा है जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ था उस टाइम पे, अब ये कितने क्रूशियल चीज़ें थी, कितनी क्रिटिकल चीज़ें थी, उनको ही अगर मीडिया कवर नहीं करेगा तो करेगा कौन? बस केवल और केवल क्या था, फेक न्यूज़ का नाम लेकर के, और फिर बाद में एक नैरेटिव क्रिएट करना, और फिर जर्नलिज्म और मीडिया के ऊपर स्ट्राइक कर देना। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है फिर इसका, कि आप एक इलेजिटिमेट सिस्टम का बेसिस पे, जिसके अंदर आप ये फेक न्यूज़ का नाम लेकर के, डाउटफुल न्यूज़ का नाम लेकर के और रोक देते हो जर्नलिस्ट को, तो वहाँ पर फ्री स्पीच पे कोई एक चिलिंग इफेक्ट आता हुआ दिखाई देता है। और इससे फिर आप देख सकते हो कि दो प्रॉब्लम हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक तो पुलिस जो है वो अपने हिसाब से जो ब्रेजन एक्सपेंशन ऑफ स्पीच रेस्ट्रिक्टिंग लॉ है, मतलब अपने हिसाब से मनमानी करके जो फ्री स्पीच को रोकने के लिए जो कानून बने हुए हैं उनका यूज़ करना अपने मन के हिसाब से ही। इसी तरीके से जो एग्जीक्यूटिव हैं वो भी इन्हीं रेस्ट्रिक्टिंग लॉज को लगातार पुश करते रहते हैं। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं गलत हो जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन दिया हुआ है। इसी तरीके से कोई जर्नलिस्ट हो, कोई डिसेंटर हो जो कि सरकार की बातों से सहमति ना रखे, अगर उनको रोका जाता है, जो कि किया गया था लॉकडाउन के टाइम पे, ये एक स्ट्रेटेजी तक बन गई थी। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी इस चीज़ पर इंश्योर करने की ज़रूरत है। साथ में पब्लिक ट्रस्ट की अगर बात करें, आज गवर्नमेंट की बात करें, तो गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से जो कुछ भी डेटा रिलीज़ किया है वैक्सीन को लेकर के अगर बात की जाए, तो वहाँ पर पब्लिक डिस्क्लोजर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर मैनर में मेंटेन की जानी चाहिए, और साथ में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डिमांड क्या की जा रही है, यहाँ पे जर्नलिज्म का जो यहाँ पे क्या था कि जो भी करप्शन, जो भी प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे सॉरी इस जगह पे जो भी मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है, उसी को तो हाईलाइट कर रहे थे ना, और ये तो सही बात थी। बट गवर्नमेंट ने उसको फेक न्यूज़ या फिर गलत बता करके उनको एक की बोलर ह्यूमर फैला रहे हैं, ये कह के उन्होंने उसको दबा दिया। और सेम चीज़ अभी आप देख सकते हो कि वैक्सीन को लेकर के भी यहाँ पर राइटर क्वेश्चन उठाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या है कि गवर्नमेंट की जो कोई भी स्ट्रेटेजी है अपनी, या फिर जो भी इंटरनेशनल बॉडीज़ के हिसाब से जो काम करना है, तो वहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट मैनर में इन्फॉर्मेशन को डिसैमिनेट करे, स्प्रेड करे लोगों के बीच में, जिससे कि लोग अपने आप ही पार्टिसिपेट करेंगे। जैसे कि मास्क कैसे पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करनी है, किस तरीके से वैक्सीनेशन ड्राइव को आप एक्सेप्ट कर सकते हो, वो सारी चीज़ें। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जब फेल नहीं मिलती है ना, तो वहाँ पर डेमोक्रेसी अपने आप ही फेल होती हुई नज़र आती है हमें। तो यहाँ पर जो कुछ भी है, ये क्रिटिसिज्म हो रहा है गवर्नमेंट का, या अनसाइंटिफिक मिसकॉन्सेप्शन लेकर के आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से पब्लिक डिस्क्लोजर को रोका जाए कि भाई र्यूमर फैल सकती है, सब सही है, सब सही है, ये कोई तरीका नहीं होता। सही तरीका क्या होता है कि आप अपने तरीके से अपना काम करो, गवर्नमेंट को और जो जर्नलिस्ट हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है उसको भी प्रिजर्व करके आगे चलो। गवर्नमेंट अपनी तरफ से बोलती है, ये गवर्नमेंट पे तंज है, पर अपन काम में नहीं ले सकते इसको, कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बट यहाँ पर बोल क्या रहे हैं राइटर्स कि मिनिमम गवर्नमेंट, ट्रांसपेरेंसी एंड मैक्सिमम पब्लिक पेनलाइजेशन। ये बिल्कुल काम का नहीं हमारे, हम नहीं लिख सकते इस चीज़ को। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल है एक्सटर्नल सिक्योरिटी इंटरनल डिवाइड। आर्टिकल लिखा हुआ है सी राजा मोहन जी के द्वारा। देखो, आज इंडिया में पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अगर हम देखें ना, तो गुस्सा चारों तरफ देखने को मिल रहा है। ठीक है, और अभी जो लेटेस्ट लड़ाई है वो है कि
जो फार्मर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है उसको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलना, और दूसरी तरफ गवर्नमेंट का अपनी तरफ से अपने मुद्दों को डिफेंड करना और ये कह के कि ये इंडिया का इंटरनल अफेयर है, कोई भी इस पर फालतू के सवाल उठाने की हिम्मत ना करे। तो ये जो लड़ाई है ना, इस लड़ाई से हमें दो चीज़ें, एक चीज़ तो समझ में आती है कि जब भी कभी कोई एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होता है ना, तो उसके लिए इंडिया में तो ज़रूर कुछ ना कुछ रिफ्ट है, कुछ ना कुछ पॉलिटिकल डिवाइड अवेलेबल है, जिसकी वजह से हमारा जो खुद का डायस्पोरा है वो भी डिवाइड हो जाता है, और वो डायस्पोरा जो है जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री की पॉलिटिक्स के अंदर एक हवा का काम करता है, और फिर वहां पर वहां के पॉलिटिकल लीडर्स जो है इंडिया के इंटरनल मैटर्स पे बोलना शुरू कर देते हैं। जैसे कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने फार्मर्स के लिए बात बोली, क्योंकि वहाँ पर कनाडा में जो रहते हैं ना, वहाँ पर प्रो खालिस्तानी मूवमेंट भी चलते रहते हैं कंटिन्यू, कि भाई इंडिया से अलग से एक देश बनाएंगे निकाल करके। तो आप एक चीज़ देखो यहाँ पे बड़ी क्लियर सी निकल के आ रही है कि इंडिया में वही बात है, डिवाइडेड वी फॉल यूनाइटेड वी स्टैंड, वो वाली बात है कि हमने अगर घर के मुद्दों को ही सही से नहीं संभाला तो बाहर के लोग तो जरूर उंगली उठाएंगे, बस वही बात है। तो नेगेटिव इंटरनेशनल स्क्रूटनी की अगर बात करें तो इंडियन नेशनलिस्ट ने पहले भी बहुत बार रिजेक्ट किया है बाहर के लोगों के स्टेटमेंट को। महात्मा गांधी जी ने भी, कैथरीन मेयो की एक बुक थी जिसका नाम था मदर इंडिया, तो उस बुक के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसको बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया था। ये कहा था, ये बोले ये तो एक गटर इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट है, कि जो एक नाली को चेक करने वाला जो होता है ना, उसको यही नहीं पता कि वो नाली बनी कैसे थी और किस तरीके से उस नाली का यूज़ है। कहने का मतलब कि कैथरीन मेयो को कुछ आइडिया नहीं था इंडियन सोसाइटी के बारे में, उसके बावजूद उन्होंने कमेंट कर दिया। तो गांधी जी ने को बोला कि ये गटर इंस्पेक्टर्स रिपोर्ट है, इसको बिल्कुल भी कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल की अगर बात करें तो वहाँ पर अमेरिकन ऑफिशियल्स जो हैं वो बहुत बार अपनी तरफ से मुद्दा उठाते हैं, या फिर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल हो या फिर अमेरिकन ऑफिशियल, वो कश्मीर के मुद्दे को लेकर के, या फिर इस्लामिक कॉरपोरेशन जो है वो हमेशा मुस्लिम माइनॉरिटी को लेकर के इंडिया के ऊपर सवाल उठाते रहते हैं। बट हमेशा से इंडिया ने अपनी तरफ से एक ही स्टैंड लिया है कि ये कोई समझदारी भरा कोई स्टैंड नहीं है, बाहर वालों को कोई पता नहीं है कि हमारे इंटरनल मुद्दे किस बेसिस पे चलते हैं। देखो, अगर इंटरनेशनल स्क्रूटिनी की बात करें कि हाँ दिल्ली कितना क्या काम कर रहा है, दिल्ली को क्या करना चाहिए, तो उस चीज़ की इंटेंसिटी को दिल्ली ने हमेशा से अपने हिसाब से रिजेक्ट किया है। जैसे कि हमने देखा ना ऊपर, कश्मीर मुद्दे पे यूएस में कुछ बोला जाए या फिर आप देखो यूएन में कुछ बोला जाए, दिल्ली बिल्कुल बोलता है ये इंटरनल मुद्दा है, और हम जानते हैं कितनी कॉम्प्लेक्सिटी से हम इस चीज़ को पूरा मेंटेन कर पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसी चीज़ को कहीं ना कहीं हमें स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और ये चीज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी को समझने की भी ज़रूरत है। और जो यहाँ पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के स्टेटमेंट को यूज़ करके प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं डोमेस्टिकली, उनको भी ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। देखो, एशियन एलिट्स की बात करें तो वेस्टर्न पावर के बारे में वो अच्छे से जानते हैं कि वेस्टर्न पावर बात तो डेमोक्रेसी की और ह्यूमन राइट्स की करेगी, बट जब भी एंगेजमेंट की जब बात आएगी ना कि हाँ इंडिया या चाइना के साथ में एंगेजमेंट करना है, तो फिर वो फॉरेन पॉलिसी में इन दोनों चीज़ों को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। वो ये देखते हैं कि फ़ायदा कहाँ है। ठीक है, तो वेस्टर्न कंट्रीज़ के बारे में इतना ज़्यादा डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स का नाम लेकर के कितना ही कुछ कर लो, ज़्यादा कुछ होने वाला है नहीं। साथ में वेस्टर्न पावर अपनी तरफ से जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, एशिया में जो प्रैग्मेटिस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट मतलब जो प्रैक्टिकली सोचने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। इवन यूएसए की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी कुछ भी होता है ना, तो उस पर भी अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ स्टेटमेंट देने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली यूएसए में चाहे कुछ भी बातें हो, वहाँ के ऑफिशियल्स कांग्रेस में कुछ भी बात उठाएं, बट जब बात एंगेजमेंट की आती है तो वो कॉमर्शियल और सिक्योरिटी इंटरेस्ट पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल क्वाड, ये लेटेस्ट एग्जांपल है, या फिर इंडो पैसिफिक रीजन में आज वेस्टर्न कंट्रीज़ का इंडिया की तरफ एक आशा की नज़र से देखना कि अगर चाइना को कंट्रोल करना है तो इंडिया से बेटर कोई ऑप्शन नहीं होगा। हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ जैसे कि रिहाना ने अपना स्टेटमेंट दिया, तो उनके लिए तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर कोड दे रहे हैं कि एक बार प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी हो रही थी, ठीक है, तो उस गोल्डन ग्लोब्स की, उसमें रिकी गैरवियास करके एक इंग्लिश एक्टर हैं, तो उन्होंने अपनी तरफ से बिल्कुल पहले कह दिया था कि भाई तुम जानते क्या हो दुनियादारी के बारे में, रियल वर्ल्ड से तुम बहुत दूर हो, ज़्यादा स्टेटमेंट मत दो, न तो तुम्हें इतना भी नहीं पता है जितना ग्रेटा थनबर्ग को पता है, यहाँ तक कह दिया था। बोला अवार्ड लो
और किसको यहाँ से, इतना सही काम है तुम्हारा। ग्रेटा थनबर्ग की अगर बात करें तो वो भी अपनी तरफ से, उन्होंने भी अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया, और जो हमने पूरा देखा था पहला कि किस तरीके से टूल किट का भी हाईलाइट हुआ था कि गाइडलाइंस थी उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि क्या माहौल चल रहा है इंटरनली, किस तरीके से काम किया जा रहा है और क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, उनके बारे में फॉरेनर्स को कुछ पता नहीं है। वो केवल हवा देखते हैं कि इंटरनली चल क्या रहा है। यहाँ पर आप देखोगे हॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ ने एक बार अपने आप को कमिट कर लिया था कि अब चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के अगेंस्ट, चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी से एसोसिएटेड अगर कोई भी मूवी आती है तो हम उसको सेंसर करेंगे, क्योंकि प्रो तिब्बत आइडिया चल रहे थे उस टाइम पे कि तिब्बत को हमें इंडिपेंडेंट कराना है। दलाई लामा से इन्फ्लुएंस्ड हुआ करते थे। बट जब कुछ टाइम बीता ना तो उसके बाद में पता पड़ा कि चाइनीज़ जो फिल्में आ रही है उनको हॉलीवुड में अगर हमने लॉन्च होने नहीं दिया तो हमें फ़ायदा कम होगा, या फिर जो हॉलीवुड मूवीज़ है वो अगर चाइना में हमने लॉन्च नहीं की तो फिर हम ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्या हुआ जी, तिब्बत के ऊपर कोई भी स्टेटमेंट आए, कुछ भी आए, उनको अवॉइड करना शुरू कर दिया। बोला तिब्बत से रिलेटेड कोई भी इस कंसर्निंग मैटर को उठाया नहीं जाएगा। अब तो केवल चाइना को बिल्कुल नाराज़ करना ही नहीं है। तो ये चीज़ें देखो जी, कॉमर्स पे चलती है, पैसे पे चलती है, और दुनिया पैसे की है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर हो रही है। ऐसे ही यूएस कांग्रेस में बहुत बार 1990s जब हमारे यहाँ पर कोalition गवर्नमेंट चलती थी तब यूं नॉर्मल रहता था कि पंजाब और कश्मीर को लेकर के आए दिन रेजोल्यूशन आते रहते थे। वहाँ पर एक तो थे गुरमीत सिंह, ठीक है, जो कि काउंसिल ऑफ खालिस्तान के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, और एक गुलाम नबी फ़ाई हुआ करते थे जो कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल के फाउंडर थे। तो आप देखोगे जैसे ही हम 21st सेंचुरी में एंटर होते हैं, 10 साल ही होते हैं, 1991 से 2000 तक कोalition गवर्नमेंट चलती है, और फिर जैसे ही इंडिया अपने आप को असर्ट करना शुरू करता है उसके बाद में आज यूएस कांग्रेस में कश्मीर और पंजाब के ऊपर कोई भी रेजोल्यूशन लाया तक नहीं जाता। मतलब शुरुआत में ही दबा दिया जाता है, बोले नहीं कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे यूएस और दिल्ली के एंगेजमेंट बढ़े हैं वैसे वैसे इंटरनल डिस्प्यूट्स के बारे में उनको पता पड़ा है कि कितनी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है इंडिया में, तब जाकर के ये इंडिया अपनी तरफ से काम करता है। आप देखोगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी हुआ करते थे और अटल बिहारी वाजपेयी जैसे ऐसी लीडरशिप हुआ करती थी, एक सेकंड, तो उन्होंने किस तरीके से हमारे देश को बहुत मुश्किल परिस्थितियों से निकाला था। जो वीकेस्ट मोमेंट था हमारी डेमोक्रेसी का 1990 से लेकर के 1999 तक मानो आप तो, क्योंकि तब हमारे यहाँ पर कोalition मतलब सरकारें बनी नहीं रही थी। कितने तो प्रधानमंत्री बन गए थे 1918 राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद में। तो इस वजह से क्या हो गया था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था इंडिया को। तभी तो आपको पता होगा कि किस तरीके से हमारे यहाँ से सरकार तो थी कांग्रेस की पीवी नरसिम्हा राव जी की लीडरशिप में, और हमारे एक डेलीगेशन में लीडर के तौर पे गए थे ऑपोजिशन में बैठे हुए लीडर ऑफ ऑपोजिशन अटल बिहारी वाजपेयी जी गवर्नमेंट की तरफ से। तो वो चीज़ आप देख सकते हो कि कितना ज़बरदस्त हमारे यहाँ पर लीडरशिप हुआ करती थी। आज तो पॉसिबल नहीं है इस तरीके की इमेजिनेशन करना कि पॉलिटिकल कॉपरेशन देखने को मिलेगा किसी भी मुद्दे पे। बट एक चीज़ ज़रूर है कि इंडिया के जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, ये देखो डायस्पोरा पर इफेक्ट तो ज़रूर डालते हैं। जैसे अभी फार्मर्स का देख लो, चाहे माओइज्म की बात कर लो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर लो, किसी भी, क्योंकि देखो हमारे रिलेटिव्स ही तो रहते हैं ना बाहर, तो हम क्या हमारा इंक्लिनेशन रखते हैं उसी का इन्फ्लुएंस उन पे जाता है, और उस इन्फ्लुएंस का ही फ़ायदा फिर फॉरेन गवर्नमेंट्स उठाती हैं या पॉलिटिशियंस उठाते हैं, और वही फिर वोट बैंक वाली राजनीति वहाँ पर भी चलना शुरू हो जाती है। तो जो सेक्शंस हैं डायस्पोरा के, वो अगर दिल्ली से एसोसिएटेड कुछ भी रखते हैं और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से कुछ भी इंक्लिनेशन रखते हैं, तो देखो फिर वही बात है, सरकार के खिलाफ और इंडिया के खिलाफ भी आवाज़ उठाने में उनको जोर नहीं आता। ऐसी बात नहीं केवल खिलाफ ही करने वाले ही ज़्यादा हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी हैं जो प्रो गवर्नमेंट भी हैं, प्रो इंडिया भी हैं। इंडियन गवर्नमेंट को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश भी की जाती है, जो कि हमने अभी बात भी की, रिहाना, ग्रेटा थनबर्ग, प्रो खालिस्तानी मूवमेंट वाले जो कनाडा में चलते हैं वो। तो डायस्पोरा का मूवमेंट जो मूव करना अपनी तरफ अपनी, और वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्रिटिसिज्म होना इंडिया का, वो चीज़ें देखो कॉमन चीज़ें हैं। बट एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, ये इंटरनल इश्यूज़ की वजह से देखो गवर्नमेंट की एबिलिटी कि किस तरीके से ये एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म है इसको ओवरकम करना है। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली कहाँ पर रिलाई कर रही है कि हमारे यहाँ पर जो मल्टीपल सोशल रिफ्ट्स है ना, हम उन खाइयों को ख़त्म करें जो सोसाइटी में हमारे यहाँ पे चल रही है। अब इसके लिए पॉलिटिकल एफर्ट्स की ज़रूरत है।
तो सबसे पहली चीज़ यूनिटी एट होम रखने की ज़रूरत है। फिर देखो इंटरनल डिवीज़न अपने आप ख़त्म होगा, और फिर बाद में जो एक्सटर्नल मेडलिंग जो करने की कोशिश करते हैं बाहर वाले लोग, वो हिम्मत ही नहीं कर पाएंगे कि इंडिया के ऊपर कुछ कमेंट भी कर दें। ठीक है, तो हमें अगर वाकई में सही तरीके से चलना है, वही चीज़ें रिपीट हो रही है और कुछ नहीं है। नॉन वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लो, अच्छा हाँ, यहाँ पर नेशनलिज्म का बात करो, या फिर उसके बाद में जेनोफोबिया की बात करो। जेनोफोबिया का मतलब होता है कि कोई स्ट्रेंजर का डर, कोई बाहर का आकर के हमें कोई परेशान, हमारे यहाँ पर राजनीति ना कर दे। अरे भाई, यूएसए जैसा कंट्री, डेवलप्ड कंट्री, जब डोनाल्ड ट्रंप का इलेक्शन होकर के आया था, उस टाइम पर कितनी रूमर्स फैली थी कि रशिया का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, कि रशिया ने अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा हैकिंग करवाई है और डोनाल्ड ट्रंप को वोटिंग दिलवा दी बहुत सारी। ठीक है ना, तो वो चीज़ें तो देखो वेस्टर्न कंट्रीज़ में भी बहुत देखने को मिलती है, और वो चीज़ें हमारे यहाँ पर भी है। तो देखो, और ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा यूएसए ने कब कोशिश नहीं की कि कहीं अपनी राजनीति चलाने की कोशिश करे? क्यूबा हो, हैती हो, वहाँ पर अपनी तरफ से फंडामेंटल चेंजेस किए ना, पर फिर भी आज देखो वहाँ पर, जबकि बिल्कुल विसिनिटी में है, यूएसए से ज़्यादा दूर नहीं है, कैरेबियन आइलैंड, कैरेबियन कंट्रीज यही है, कैरेबियन ओशियन, कैरेबियन सी में ही लोकेटेड है क्यूबा और हैती। ये बिल्कुल क्लोज होने के बावजूद भी वहाँ पर यूएसए कुछ फंडामेंटल चेंजेस लाने की कोशिश करने के बावजूद भी सक्सेसफुल नहीं होता है। तो एशियन स्टेट्स तो यूएसए से बिल्कुल दूसरे हेमिस्फेयर में चले जाते हैं। वहाँ पर क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता यूएसए, या मतलब एक्सटर्नल फोर्सेस, केवल ये बातें बनती हैं और कुछ ही नहीं है। दूसरा, इंडिया है, इंडिया को भी तो एक्सपीरियंस है ना, हमने भी तो श्रीलंका में राजनीति बदलने की कोशिश की थी, लिट्टे वाला मुद्दा। इसके अलावा जो नेपाल है, उसमें भी हमने 2015 में कितना कुछ किया था। क्या हमने उनकी जो पूरे इश्यूज हैं माइनॉरिटी से रिलेटेड, फेडरलिज्म को लेकर के जो मुद्दे थे, क्या उनको हम हमारे हिसाब से नरेट कर पाए? हमारी जो ज़रूरत थी, हमने उनको वहाँ पे इम्पोज करने में हम सक्सेसफुल रहे? जी बिल्कुल नहीं। आप देखोगे डेमोक्रेसीज जो है ना, हमेशा इंटरनल बन रही है, एक्सटर्नल नहीं रही है। तो ज़रूरत क्या है? बाहर के लोगों को बोलने दो, इंटरनली करेक्ट करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आर्टिकल पे चलते हैं। सेम थीम, फॉरेन हैंड अगेन। आर्टिकल लिखा है संजय बारू जी ने। देखो, फॉरेन हैंड की अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर जी ने हमारे कल ही स्पीच में कहा है कि हमारे देश में कितना कुछ अच्छा हो रहा है, हमें गौरव करने की ज़रूरत है। फिर उसके बावजूद भी वैश्विक ताकतों ने बहुत कोशिश की है कि कैसे भी करके इंडिया को तोड़ा जाए, और उसमें हमारे पॉलिटिशियंस ने भी कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट किया। तो यहाँ पर राइटर जो है वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अमेरिका के एक इंडिविजुअल जिनका नाम है मैकर्थीज, अमेरिका 1950s की बात कर रहे हैं, कि रेड्स अंडर बेड्स, कि ऊपर कुछ और है, अंदर सबके हाथ में, सबके हाथ खून से लदे हुए हैं। तो बोले इस चीज़ को ध्यान में अगर हम रखें, फिर देखें कि क्या ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से फॉरेन हैंड्स को एनर्जी मिलती है। तो अब यहाँ पर हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड मिलने वाला है। देखो, 2005 में हमारे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी एक समिट को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने ये कहा था कि आज इंडिया जो है वो बहुत गजब की इकोनॉमिक डेवलपमेंट रजिस्टर कर सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा कंड्यूसिव है। आज आप देखो कि इंडिया के लिए कुछ भी इतना ज़्यादा एडवर्स सिचुएशन नहीं है, अगर इंटरनेशनल फोरम्स पे बात की जाए तो। फॉरेन हैंड्स की अगर बात करें, जो विदेशी बातचीत होती रहती है या इन्वॉल्वमेंट रहता है, उसकी बात हो रही है, ठीक है, वो अगर उनकी बात करें तो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये हमने प्रीवियस आर्टिकल में भी देखा। 1970 के टाइम की बात करें, 1970 वाला जो दशक था, इमरजेंसी से पहले, तब आप देखोगे चिली के प्रेसिडेंट सल्वाडोर एलेंदे, ठीक है, इनके बारे में शायद 10th की बुक में है, एनसीईआरटी में स्टोरी है पूरी, आपने पढ़ ली होगी, शायद नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना, 10th की एनसीईआरटी एसएस सिविक्स की, उसमें है ये स्टोरी, ठीक है। तो उनको असैसिनेट करवा दिया जाता है सितंबर 1973 में, ठीक है, मिलिट्री कू करवाया जाता है, और करवाता कौन है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफ यूएसए। तो ऐसे करके सीआईए का हाथ यहाँ पे था। तो यहाँ पर हमारे प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, जो कि प्रो यूएसएसआर थी, मतलब कैसे भी करके उन्होंने यूएसएसआर के साथ में टाई अप कर लिए थे, प्रो तो नहीं बोलेंगे, यूएसएसआर से साथ एसोसिएटेड थी या कनेक्टेड थी, सोशलिस्टिक थी ये, ठीक है। तो इनको भी कहीं ना कहीं एक डर लगा हुआ था कि कहीं यूएसए ने जिस तरीके से एलेंदे को असैसिनेट करवाया है, मिलिट्री कू करवा करके वहाँ के प्रेसिडेंट को, तो इंडिया में भी इंदिरा गांधी को करवा सकते हैं। तो ये इनसिक्योरिटी उनके दिमाग में भी चल रही थी। इस चीज़ को ज़्यादा र्यूमर में किसने फैलाया?
जो रशियन इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसका नाम है केजीबी। तो इंदिरा गांधी ने भी अपनी तरफ से देखो बहुत कुछ अपनी तरफ से काम करने की कोशिश भी ऐसी की थी जिसमें कि रशियन इन्फ्लुएंस ज़्यादा था हमारे यहाँ पर। जैसे आपको पता होगा 1971 का जो वॉर हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान का, फिर उसके बाद में बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था, उसमें आप देखोगे कि इंदिरा गांधी ने पहले ही यूएसएसआर के साथ में हमारी फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर ली थी। तो इस बेसिस पे क्या हुआ था कि यूएसए ने अपनी तरफ से जब भी इंटरवीन करने की कोशिश करी तो हम सिक्योर थे, बट जो सोवियत इन्फ्लुएंस था हमारे यहाँ पर उसकी वजह से एक डर भी था, क्योंकि ईरान में मोहम्मद मोसादे या फिर कोंगो में पैट्रिक लुमाम्बा, इसी तरीके से चिली में एलांदे, इनको जिस तरीके से अमेरिका ने इंटरेस्ट अपने खुद के इंटरेस्ट में देख करके असैसिनेट करवाया या इनको ख़त्म करवा दिया, बोलो वही चीज़ कहीं ना कहीं इंडिया में ना आ जाए, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर चल रहा था, एक तरफ यूएसएसआर था और दूसरी तरफ कौन था, यूएसए। ऐसे ही बोलना चाह रहे हैं कि आनंद मार्ग की बात करो या फिर कोई और मूवमेंट की बात करो, चाहे माओइस्ट की बात करो, इवन यहां तक आप देखोगे जयप्रकाश नारायण को यह कह दिया गया था, क्योंकि उस टाइम आप देखोगे इमरजेंसी लग गई थी ना, इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो जेपी की लीडरशिप में आप देखोगे बहुत बड़ा मूवमेंट आया था, स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया था इमरजेंसी के खिलाफ, ठीक है, इंदिरा गांधी सॉरी जो रामलीला मैदान है दिल्ली में वहाँ पे। तो उस टाइम पर उनको यहाँ तक कह दिया था कि बोला CIA स्पॉन्सर्ड है ये तो पूरा का पूरा, क्योंकि उस टाइम वही चीज़ें पॉलिटिक्स सारे के सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के हिसाब से, और यूएसए के डिप्लोमेट जिनका नाम था जीन किर्कपैट्रिक, ठीक है, जो कि यूएसए के एम्बेसडर हुआ करते थे यूनाइटेड नेशन में, और उस टाइम प्रेसिडेंट कौन हुआ करते थे, रोनाल्ड रीगन, ठीक है, और मार्गरेट थैचर हुआ करती थी यूके की प्राइम मिनिस्टर। तो उन्होंने ये कह दिया था कि बोले कि जो अनफ्रेंडली इंडिया है, जो कि प्रो सोवियत है, उसका बाल्कनाइजेशन कर देंगे, मतलब उसको भी छोटे छोटे टुकड़ों में कर देंगे, टुकड़े कर देंगे। यहां तक बातें होने लग गई थी, इतना ज़्यादा डर और इतना ज़्यादा स्पेकुलेशन उस टाइम पे बन रहा था। अब इसमें आप देख सकते हो इंटरनेशनली इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई, क्या हुआ? जी बिल्कुल नहीं। इमरजेंसी जैसे चाहे कितने ही टाइम आ गए हों बुरे से बुरे, पर इंडिया अभी भी इंटैक्ट है, क्योंकि हमारे फोर फादर्स ने जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है ना, लाजवाब बनाया है, अभी तक भी कुछ डरने वाली बात है ही नहीं। पर फिर बाद में पता पड़ता है कि ये जो बात है बाल्कनाइजेशन का मतलब मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि यूगोस्लाविया करके एक कंट्री हुआ करता था, उस यूगोस्लाविया कंट्री का एथनिसिटी के बेसिस पे वहाँ पर जो लोग रह रहे थे ना अलग अलग एथनिसिटी के, उनके कॉन्फ्लिक्ट के चलते उसका बहुत छोटे छोटे स्टेट्स में डिवीज़न, कंट्रीज़ में डिवीज़न हो जाता है। और आप देखोगे वहाँ पर जो मेडिटेरेनियन सी है, ग्रीस के आसपास में कितने छोटे छोटे कंट्रीज़ हैं, वो पहले यूगोस्लाविया नाम से एक कंट्री हुआ करता था। वो जो टुकड़े हुए उसको बोला जाता है बाल्कनाइजेशन, समझ गए? इसी बाल्कन कंट्रीज़ भी बोला जाता है उनको, छोटे छोटे कंट्रीज़ को। तो बोला वही इंडिया के लिए जो एक र्यूमर फैलाई गई थी, वो फिर बाद में पता पड़ा कि रशियन जो यूएसएसआर की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी केजीबी, उन्होंने इंडियन मीडिया में ये एक स्टोरी प्लांट की थी। अब आप देख सकते हो कि किस तरीके से बाहर के लोग हमारे इंटरनल डिवीजन का फायदा उठाते हैं। वापस वही बात आ गई। ऐसे ही 1990 में वीएस नायपॉल ने अपनी तरफ से कहा कि आज आप अगर वाकई में देखना चाहो तो आपके यहाँ पर बहुत सारी म्यूटिनीज, मतलब कितने विद्रोह चलते रहते हैं, आप उनको आइडेंटिफाई करो। कभी कभी आप देखो ड्रॉट्स को लेकर के, कभी पुअर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस को लेकर के, कभी नक्सलिज्म को लेकर के, कभी कम्युनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, पॉलिटिकल लीडर्स में आप देखो डिवीजन है, पॉलिटिक्स हमारे इंटीग्रेटेड नहीं है, तो इसका फायदा कहीं ना कहीं बाहर वाले लोग उठाते हैं। फिर बाद में थोड़ा सा टाइम बीतता है, 1980 का जो दशक था, उस टाइम पर कोल्ड वॉर इरा तो था, बट उसका असर इतना ज़्यादा था नहीं, क्योंकि अब फिर मतलब असर थोड़ा ज़्यादा था, सॉरी, ठीक है। इंदिरा गांधी इस टाइम पर खुद थोड़ा सा आप कह सकते हो वीकर हो गई थी, या कह सकते हो थोड़ा और ज़्यादा सेंसिटिव हो गई थी। रिजल्ट क्या हुआ? इनका असैसिनेशन हुआ और इनके बड़े बेटे का भी असैसिनेशन हो गया था। तो ऐसे करके आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा वल्नरेबिलिटी बनी रहती है लगातार। फिर बाद में 90s में बात करें तो गेम थोड़ा चेंज होता है, कोल्ड वॉर थोड़ा सा बंद होता है, और पीवी नरसिम्हा राव जी की जो पॉलिसीज़ थी उनमें हम देखते हैं कि 1991 में LPG पॉलिसी आती है। तब हमारी फॉरेन पॉलिसी में हम थोड़ा सा और स्पेस खोलना शुरू करते हैं और इंडिया एक न्यू इंडिया के तौर पे ओपन अप होना शुरू कर देता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, कमियां थी उनको रिजॉल्व करने की शुरुआत हो जाती है, इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सेलरेटेड होना शुरू कर देती है, और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी अब एक्सपेंड होना
शुरू कर गई थी 1990s में। और आप देखोगे यूएसए, जापान, जर्मनी, सिंगापुर, ये सारे जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज थे, इनके साथ में इंडिया ने अपने अच्छे रिलेशन बनाने शुरू कर दिए थे। और रही सही में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड जब एडवांसमेंट आया इंडस्ट्री में, तो सॉफ्टवेयर सर्विसेज का तो फायदा इंडिया ने ज़बरदस्त उठाया। इसके बाद में आप देखते हो कि शक्ति न्यूक्लियर टेस्ट जो हुआ था पोखरण 2, उसके बावजूद बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शन हमारे लगे, फिर भी हम टूटे नहीं। आज इंडिया की बात करें 21st सेंचुरी में, तो बहुत कॉन्फिडेंट पावर है इंडिया। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म के अलावा इंडिया के लिए कोई चिंता का कारण नहीं है बाहर से कि कोई यूएस अपनी पॉलिटिक्स करेगा, कि रशिया करेगा, कि वेस्टर्न कंट्रीज करेंगे। जी बिल्कुल नहीं। इसी बात को ध्यान में रख करके पीएम मनमोहन सिंह जी ने अपनी तरफ से कहा था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए हमारा जो अभी माहौल देख रहे हो, हमारा जो बैकग्राउंड है, वो अब हमारे ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं रखेगा। कि प्रीवियसली जब 1989 तक का हमने देखा कि किस तरीके से हमारे यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का असर देखने को मिल रहा था, कोल्ड वॉर का पूरा असर था, वो अब असर हमें ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। तो कंड्यूसिव माहौल है, ग्लोबल एनवायरनमेंट बहुत कंड्यूसिव है, हमें ग्रोथ रजिस्टर करने की ज़रूरत है। आज ज़्यादातर एशियन कंट्रीज़ की अगर बात करें तो ज़्यादातर वर्ल्ड के कंट्रीज़ की बात करें तो वो इंडिया में देख रहे हैं, एशिया में, कि चाइना का जो राइज है, चाइना को जो असर्टिवनेस है, उसको अगर कंट्रोल करना है तो इंडिया को राइज कराना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए आप देखोगे पॉलिटिकल लीडर्स का जो फॉरेन हैंड है वो कहीं ना कहीं अब दूसरे एंगल से आ रहा है। ठीक है, वजह आप इंटरनली स्ट्रांग हो, कॉन्फिडेंट हो। इसके अलावा आज पाकिस्तान को भले ही रोका जा रहा है, हाँ, फॉरेन हैंड की अगर बात करें तो जो पहले हुआ करता था नेगेटिव वाला फॉरेन हैंड, वो कहाँ पर, वो किसकी तरफ से आ सकता है? पाकिस्तान की तरफ से और चाइना की तरफ से। बाकी हमें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना माओइस्ट को, खालिस्तानी जो प्रो खालिस्तानी लोग हैं वो, या फिर इस्लामिक रेडिकल जो लोग हैं वो, या फिर आप कह सकते हो जो क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट जो होते हैं, मतलब एक तरीके से जो एंथ्यूज्ड पीपल होते हैं ना, जो लोग कन्वर्ट कराना चाहते हैं लोगों को क्रिश्चियनिटी में, उन लोगों को बोलते हैं, है ना, क्रिश्चियन एवेंजलिस्ट या एवेंगलिस्ट। और दूसरा, हिंदू एक्सट्रीमिज्म को भी कहीं ना कहीं बाहर से सपोर्ट मिल सकता है। बोले ये मुद्दे हैं ना, इन मुद्दों को छोड़ करके बाकी इतने कोई कारण नहीं है जिसकी वजह से आज इंडिया की ग्रोथ या सिक्योरिटी को कोई थ्रेट हो। बट जो कमियां हमारे यहाँ पर ऑलरेडी है ना, अनएम्प्लॉयमेंट, पुअर्टी, इनइक्वालिटी, कास्ट को लेकर के जो गैप है, कम्युनल टेंशन जो चलता रहता है, ये चैलेंजेस इंडिया के लिए लगातार बने हुए हैं। ये मिलियन जो म्यूटनीज हैं, इन म्यूटनीज को हमें सही करने की ज़रूरत है। समझ गए? तब जाकर के हम खुद स्ट्रांग होंगे और फिर बाद में बाहर से जो फॉरेन हैंड आता है ना, उसको भी हम इग्नोर या फिर टैकल कर पाएंगे। ओके, डिस्कशन यही खत्म है। थैंक यू वेरी मच।